यूट्यूब वीडियो हम भी देखते हैं, गाने हम भी सुनते हैं, क्रिकेट मैच हम भी देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक जो हर चीज़ बच्चे करते हैं। हम प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पा रहे थे, ना यूपीएससी ना बीपीएससी कि सिलेबस को देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन चाहते हैं, सिलेबस आप एनालाइज कर लीजिए। बीपीएससी के सवाल है तो साइंस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो न्यूज़पेपर स्किप नहीं करनी चाहिए। न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ सत्यानंद सचिन सर हैं। 69 बीपीएससी में एफएओ की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इनकी रणनीति क्या रहती थी, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की कि इनको जो है बीपीएससी में इनका सिलेक्शन हो पाया। तो आज की इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाए। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू सो मच। सर, हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, क्या पढ़ाई रही और कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई? तो हम मैथमेटिक्स ऑनर्स से पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट है और मैथमेटिक्स से हमारा ऑनर्स था। तो पटना रहकर ही हम ग्रेजुएशन किए, उसके बाद हम दिल्ली आ गए यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो क्या मतलब दिल्ली के बारे में कोई बताया, फैमिली में था या दोस्त लोग के माध्यम से पता चला दिल्ली चलते हैं बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने? नहीं, जैसे हमारी फैमिली दिल्ली में ही रहती है, तो मतलब ये प्री डिसाइडेड था कि ग्रेजुएट होकर दिल्ली ही आना है और यहाँ इंस्टीट्यूट प्री डिसाइडेड था कि हमको यहीं एडमिशन लेना है। फिर वो तो जब शुरुआत में आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की तो डायरेक्ट बीपीएससी का एग्जाम आप देने लगे थे या फिर यूपीएससी की तैयारी स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी? नहीं, तैयारी तो हमारी स्टार्टिंग से यूपीएससी की रही है, लेकिन जब और बीच में बीपीएससी का भी फॉर्म डालते थे, तो बीपीएससी यूपीएससी दोनों हमारा एक साथ चलता था। अच्छा, कई सारे छात्रों का देखा जाता है जब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बाहर निकलते हैं तो शुरू में तो वो यूपीएससी की तैयारी में कंटिन्यू लगे रहते हैं, एग्जाम्स वगैरह भी देते हैं, 1-2 अटेम्प्ट। जब उनको लगता है कि यहाँ नहीं हो पा रहा है तब वो अपने स्टेट पीसीएस की तरफ या आसपास अपने पड़ोसी राज्य के पीसीएस की तरफ जाते हैं। तो ऐसा मतलब क्यों होता है? तो जैसे हमारा था कि यूपीएससी ही कर रहे थे, अभी भी यूपीएससी ही कर रहे हैं, और जब बीपीएससी का जब फॉर्म भर देते थे तो 1-1.5 महीना पहले वो बीपीएससी में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहते हैं तो वहाँ से प्री के लिए बीपीएससी के लिए करने लगते थे। और फिर जब तो प्री होता ही नहीं था, तो फिर जब वो प्री देने के बाद फिर अपना यूपीएससी करने लगते थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स और 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया है। तो यदि आप भी यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू बीपीएससी और यूपीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है नए बैचेज, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। इन बैचेज में आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। दोस्तों, हाल ही में अभी 69 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से लगभग 100+ सिलेक्शंस हुए हैं, जिसमें उज्जवल कुमार ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। बात करें इनके बीपीएससी बैचेज की तो सक्षम 3.0 बैच फाउंडेशन बैच है बीपीएससी के लिए, 71वीं बीपीएससी के लिए। इसका प्राइस अभी 4,999 रुपए। प्रथम 3.0 बैच फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए 71वीं बीपीएससी के लिए, इसका फीस 4,999 रुपए। सफलता बैच जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए मेंस का बैच है, इसका फीस 3,999 रुपए। और आगे बात करें यूपीपीएससी की बैचेज की तो सर्व सक्षम बैच यूपीपीएससी 2025 के लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है, इसका फीस 4,999 रुपए। प्रथम 3.0 बैच यूपीपीएससी 2025 हिंदी मीडियम वालों के लिए 4,999 रुपए। आक्रोश जो कि यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसका फीस 1,999 रुपए। ऊर्जा बैच जो कि यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसका फीस 1,999 रुपए। यूपीपीएससी 2025 भी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसका फीस 3,399 रुपए। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसका फीस 3,399 रुपए। मार्गदर्शन बैच, इसका फीस 3,999 रुपए। और दोस्तों, यदि आप स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इन बैचेज में एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप भी अफोर्डेबल प्राइस में यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से अपनी क्लासे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब इस बार 69 में हमारा जब प्री हो गया, जब लगा कि अच्छा हो जाएगा इस बार, तो टोटली यूपीएससी को अबंडन कर दिए। फिर वहाँ से फिर बीपीएससी का जो कुछ सिलेबस था उसको एनालाइज किया, फिर वहाँ से बीपीएससी मेंस की तैयारी करने लगे थे। अच्छा, कोचिंग वगैरह की थी या कैसे आपकी तैयारी रही पूरी? यूपीएससी के लिए कोचिंग की या फिर बीपीएससी वगैरह के लिए? नहीं, हम यूपीएससी के लिए ही कोचिंग की थी। तो यूपीएससी के सिलेबस में आपका बीपीएससी कवर हो जा रहा था या कहीं से अलग से गाइडेंस या फिर बुक्स वगैरह सोर्स वगैरह पढ़ा था उसके लिए? नहीं, मतलब यूपीएससी का तो खैर बहुत सारा वाइड सिलेबस है, तो कुछ और टॉपिक है जहाँ पे हो जाए। साइंस टेक पूरा यूपीएससी आपका कवर कर दिया, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तो यूपीएससी और बीपीएससी में ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसमें थोड़ा बिहार का स्पेसिफिक पोर्शन जोड़ दिया जाए तो वहाँ से हो जाएगा। और जीएस पेपर 1 में दिया और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आता है, तो वो हम अलग चीज़ का किए थे। अच्छा, अगर प्रीलिम्स की रणनीति की बात करें तो आप शुरू में प्रीलिम्स ये नहीं हो रहा था, लेकिन आपने बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया, तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स निकला। तो क्या ऐसा मतलब आपको लगता है पिछली
पिछले कमियां हो जा रही थी जिसकी वजह से पहले नहीं हो पा रहा था, फिर इस टाइम आपने दिया, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गया। तो जैसे प्रीलिम्स हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। अभी भी हमको लगता था प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। यूपीएससी में भी हमारा प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा है। बाकी जब हम ये पिछले 2 बार से तीन तीन 3 बार बीपीएससी का प्रीलिम्स दिए, तो उसमें हमारा वो कतब के 5 आंकड़ा तक ही जाता था। तो इस बार जब बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ तो उसको हम एनालाइज करने लगे थे कि कहाँ पे था जो हमारा नहीं हो पा रहा था। तो देखे कि अगर जो फिर हम कवर किए कि कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं। तो जिस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन और डेडिकेशन और टाइम वहाँ देने लगे हम। तो फिर वहाँ जाके हो गया हमारा। अच्छा, और बीपीएससी का अगर क्वेश्चन देखें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी मतलब चेंजेस वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे। 5 ऑप्शन वाले वहाँ पर क्वेश्चन मिलते थे। हाँ। इस बार तो कुछ चीज़ें चेंज की गई। तो इस तरीके से अगर पैटर्न बदलता रहता है तो किस तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करें, इम्प्रूवमेंट करें? तो देखिए लोगों को अपनी तैयारी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि और ये एग्ज़ाम वो कमीशन के पास ये वो है कि अपना पैटर्न वो चेंज कर देते हैं, कभी ऑप्शन चेंज कर देते हैं। यूपीएससी में भी होता है, हर स्टेट पीछे से अपना ऐसे करता है। तो अपनी तैयारी पुख्ती रखनी है कि और रिस्पॉन्सिव बनना है, ओपन माइंड के साथ जाना है कि चले बच क्वेश्चन कुछ भी आए, कोई मॉडर्न हिस्ट्री से छोड़ कर एंशिएंट से भी अगर क्वेश्चन चाह रहे हैं, पॉलिटी को छोड़ के इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन चाह रहे हैं, तो हमको वहाँ भी प्रिपेयर रहना है कि कोई भी सरप्राइज के लिए हमको एकदम तैयार रहना है कि अगर कुछ भी क्वेश्चन चाहे तो वहाँ जाके हमको एकदम माइंड को एकदम कूल रखना है, हाथ को एकदम जेंटल रखना है कि वहाँ जाके हमको एकदम अच्छा डिलीवर करके आना है एग्जाम हॉल में। वहाँ पैनिक नहीं होना है हमको। अच्छा, तो शुरुआत में आपने एनसीईआरटी का सहारा लिया या फिर डायरेक्ट आपने कोचिंग ली, वहाँ पे जो पढ़ाया गया उसको पढ़ा था? हम डायरेक्ट कोचिंग ही लिए, तो लेकिन वो कोचिंग के साथ जब बोलते थे कि ये बुक आप कवर कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो वहाँ से और ड्यूरिंग कोचिंग इतना हो भी नहीं पाता था। न्यूज़पेपर पढ़ना, क्लास नोट को करना, क्लासेज की करना, तो वो क्लास के बाद हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो पाई थी। और एनसीईआरटी जब ड्यूरिंग क्लास जो टॉपिक हमारा कराया जाता था तो वहाँ घर पे आकर वही बुक जब पढ़ते थे एनसीईआरटी, और जो बुक हमारे प्रिपेयर करते थे टीचर वही। अच्छा, आप उन छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो चाहे बीपीएससी की तैयारी करें या फिर यूपीएससी की, वो अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो पहले उनको कुछ चीज़ें मतलब पढ़ के उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, या फिर इंटर पास करके या ग्रेजुएशन करके आते हैं सीधे उनको कोचिंग में एडमिशन ले लेना चाहिए? नहीं, अगर इंटर पास करके अगर ज्वाइन भी करते तो आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाता है। तो आप वो अपने समय अनुसार देख लीजिए कि हमको कब ज्वाइन करना है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए तो फाइनल ईयर के बाद भी आप ज्वाइन कर ले तो फिर भी आपके पास कोई डिले नहीं है, आप आराम से कर लीजिए। और थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे पॉलिटी के बारे में हमको, प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा जानना है, पीएम के बारे में थोड़ा जानना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानना है, इकोनॉमिक हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो आप बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर आप देख रहे हैं, कोई जनरल बुक से देख लीजिए या फिर यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, अपने सीनियर से पूछ लीजिए, उसके बाद आप इंटरेस्ट, हाँ, आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए कि हमको ये सिलेबस करना है, ये हमसे हो ये सिलेबस हमको करना है। टर्मिनोलॉजी से थोड़ा वाकिफ हो जाए कि ये जब जाके हमको थोड़ा पढ़ना है, कि अगर टीचर जाके अगर क्लास में बोले कि ये भाई ये पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी, तो वहाँ ये लगना चाहिए कि हमको आ रहा है या नहीं है, लेकिन हम चुने हुए वर्ड है। तो वहाँ से जाकर आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। अच्छा, आपकी अगर स्पेशली प्रीलिम्स की रणनीति की बात करें तो क्या सोर्स आपके होते थे या कैसे आपकी उसकी तैयारी होती थी? तो सिलेबस सबसे ज़्यादा किए कि सिलेबस को देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन चाहते हैं। सिलेबस आप एनालाइज कर लीजिए, सिलेबस देखिए। पीवाईक्यू एनालिसिस इज मैंडेटरी फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो पीवाईक्यू में देख लीजिए कि कहाँ किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं। तो जहाँ तक बीपीएससी के सवाल है तो साइंस से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो साइंस के लिए हम अपना अगर सोर्स देखा जाए तो हमारा साइंस बैकग्राउंड ही था, तो वहाँ जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत ही हेल्प किया। तो उसके अलावा हम लुचेंट का हेल्प लिए थे। लुचेंट आती है साइंस की, वो हम पढ़ लिए थे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो हमारा यूपीएससी का क्लास नोट चल रहा था, जो हैंड आउट चल रहा था, वही था। और बाकी स्पेक्ट्रम बुक को हम कवर किए थे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मंथली मैगजीन किए थे। और डेली न्यूज़पेपर हमारा हर दिन का शेड्यूल में रहा है। इंडियन इकोनॉमी के लिए वो इंडियन इकोनॉमी हमारा क्लास नोट बहुत ही हेल्प किया। और इंडियन इकोनॉमी लगभग आपको जो न्यूज रिलेटेड है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो वो सब पर ज़्यादा ध्यान दिया तो वहाँ से हुआ। और बिहार स्पेशल के लिए बिहार क्राउन की एक बुक आती है, क्राउन पब्लिकेशन की, तो वो हम वहाँ से किए थे। अच्छा, बहुत सारे छात्रों के मन में ये डाउट रहता है, या फिर अगर बात करें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी दावा करते हैं कि जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके जगह पे हम मंथली मैगजीन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आती भी मंथली मैगजीन।
तो वो पढ़ें या फिर मतलब डेली न्यूज़ पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है उसके? देखिए, न्यूज़पेपर का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर अवॉइड कर दें 1 महीने और अगले मंथ में आते भी नहीं है, मतलब इमीडिएट आते भी नहीं है, तो वहाँ जाकर वो कर ले, वो ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली कर रहे हैं और उसके साथ अगर उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं कोई मंथली मैगजीन से, तो आपका प्रिपरेशन बहुत हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप बिना चाहे उसको 2 बार 3 बार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि हम न्यूज़पेपर में पहली बार कर लिए हैं, एक बार वहीं से न्यूज़पेपर में कर लेते हैं, और वो लगातार एक न्यूज़ को बार-बार डिस्प्ले किया जाता है न्यूज़पेपर में, हर दिन आता रहता है, मतलब 4-5 दिन तक एक टॉपिक चलता ही रहता है। अगर उसके बाद अगर आप मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो आपका वो रिपिटेटिव आता रहता है, तो वहाँ जाके आपको समय बचेगा और आप वहाँ पे कम्फ़र्ट फ़ील करेंगे कि यार हाँ, ये हम पढ़े हुए हैं। और मंथली मैगज़ीन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको नोट्स बनाने से फुर्सत मिल जाती है। वहाँ पे आपका नोट्स बनाने का समय बच जाता है, वहाँ पे आप वो समय डाइवर्ट करके कहीं और दे सकते हैं। अच्छा, मंथली मैगजीन की बात करें तो मंथली मैगजीन क्या है कि उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर न्यूज़पेपर की बात करें, डेली न्यूज़पेपर, तो उसमें बहुत सारी तमाम खबरें रहती हैं आपके राज्य से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल खबरें रहती हैं। तो उसको कैसे अवॉइड करके मतलब आपके हिसाब से अपना कंटेंट उसमें से निकाल के अपने लिए तैयार करें? जैसे अगर अगर न्यू रीडर है तो उनके लिए आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बताते भी है कि कब कि आज के द हिंदू में क्या पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस में क्या पढ़ना है, वो एनालिसिस पब्लिक हाँ वो करवाते हैं। बताते भी है कि आज के पेपर में द हिंदू में इज टू बी रीड दैट पार्ट ओनली, इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज टू बी रीड। तो अगर इनिशियल फेज में है तो आप वहाँ की हेल्प ले लीजिए कि हमको क्या पढ़ना है। और अगर आप 2-3 महीने 4 महीने अगर लगातार पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, तो खुद ही पता चल जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपकी नज़र ही वहीं जाएगी कि हमको ये पेज पढ़ना है, अब फर्स्ट पेज के बाद पेज नंबर 10 पढ़ना है, पेज नंबर 12 पढ़ना है, न्यूज स्टेट वाला पार्ट पढ़ना है, तो वहाँ से खुद आपकी आदत बन जाएगी एक। और आपकी अगर मेंस के सिलेबस की बात करें या उसकी रणनीति आप कैसे बनाते थे, जैसे जीएस फर्स्ट सेकंड की? तो मेंस में फिर हम बोलेंगे कि आपका पीवाईक्यू एनालिसिस और चलेबस में जो है चलेबस के हर वर्ड के आपकी जो चलेबस में जो मेंशन है उस पर आप कुछ नोट्स बना लीजिए। जैसे चलेबस में अगर हमारा जीएस पेपर 2 में साइंस टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ देख लीजिए कि साइंस टेक्नोलॉजी पीवाईक्यू में क्या क्वेश्चन चाह रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेजरली जो न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे जो क्वेश्चन नया बन रहा है, जैसे चंद्रयान 3 हम लोग के समय पूछा गया था, जो काफ़ी न्यूज़ में भी था। आदित्य एल 1 मिशन, जैसे अगर 74वीं बीपीएससी के मेंस की बात किया जाए तो गगनयान मिशन अभी भी न्यूज़ में है, तो वहाँ से क्वेश्चन वहाँ बन सकते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह काम करेगा। और जहाँ तक जीएस पेपर 1 की बात है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ से आपका हिस्ट्री वाला पार्ट कवर हो जा रहा है। डीआई के लिए आप जहाँ कंफर्टेबल है, अगर यूट्यूब वीडियो भी अवेलेबल है, क्लास करना है क्लास कर लीजिए, या फिर अगर आपको पहले चीज़ आता है जैसे कि वो 9th 10th बेसिस पे ही रहते हैं, तो वहाँ से कर लीजिए। और जीएस पेपर 2 में एक पोर्शन और है करेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस का जो डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए हम अगेन आई रिट्रीट कि आपको न्यूज़पेपर स्किप नहीं करनी चाहिए, न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन को कर लीजिए। और जीएस पेपर 2 में इंडियन इकोनॉमी की बात है, तो उसके लिए आपको अगर इंडियन इकोनॉमी में कंफर्ट है, जैसे आपको टर्मिनोलॉजी पता है कि क्या करनी है नहीं करनी है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। या फिर आप कोई भी बुक रेफ़र कर लीजिए। और ज्योग्राफी वाले भाग में आपको वही 11th-12th की एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए। सर, बात करें, अभी आपने यूट्यूब का जिक्र किया था, तो कई बार छात्रों के साथ ये होता है कि मतलब पढ़ने तो जाते हैं हम कोई और चीज़ न्यूज़ देखने या कुछ करने, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं, तो हम उसमें लग जाते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं वीडियोज़ वगैरह। तो इससे कैसे बचा जाए या फिर आप इसको कैसे अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें? देखिए, वो हर आदमी के साथ हो जाए। जैसे हम लोग भी कभी फ़ोन पकड़ते हैं, फ़ोन आता है तो कुछ कभी इंस्टाग्राम ओपन कर लिए, तो कभी अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो मतलब टेस्ट मैच भी चल रहा है तो बार बार स्पोर्ट देखने लग जाते हैं। तो ये जेन्युइनली होता ही है। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देना है, जैसे कि और प्रायोरिटी दीजिए कि हम पर्पस क्या है, थोड़ा प्रायोरिटाइज कर दीजिए कि हमको पढ़ाई प्रायोरिटी देनी है। और बाकी ये सब भी अवॉइड थोड़ा कीजिए। बाकी अगर आपका जो इंटरेस्ट वो सब भी जरूरी है। जैसे यूट्यूब वीडियो हम भी देखते हैं, गाने हम भी सुनते हैं, क्रिकेट मैच हम भी देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक जो हर चीज़ बच्चे करते हैं, और वो अब मतलब वो छूट भी नहीं पाएगा। हाँ लेकिन आप उसको मिनिमाइज कर दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए कि हमको पढ़ाई को प्रायोरिटी देना, मेजर टाइम हमारा जाना चाहिए जिस पर्पज से हम है उस पर। अगर बात करें, आप अभी हम जो वीडियो रिकॉर्ड करें ये लाइब्रेरी का ही है, तो आप मतलब लाइब्रेरी की अगर बात करें तो बहुत सारे छात्र आज के समय में लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। ये दौर भी हो गया, हर शहर में लाइब्रेरियाँ हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है, लाइब्रेरी में पढ़ने के फ़ायदे होते हैं या फिर जो छात्र रूम पे पढ़ते हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो आप घर में पढ़ पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी आपको डिसिप्लिन वे में
पढ़ने के लिए आपको सिखा देगी। जैसे आप यहाँ पे आके, जैसे आपके पास यहाँ पे आपका बहुत सारा वो फ्रीडम जो घर पे अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा फ्रीडम को थोड़ा कर्व करनी पड़ेगी। आप बार बार टीवी नहीं, जैसे हम लोग हैं तो घर पर जाते हो तो बार बार टीवी देखने लगते हैं, और यहाँ हम लोग के पास वो फ्रीडम हम लोग के यहाँ लगभग छीनी जाती है, तो यहाँ पे वो अवेलेबल है नहीं। तो आपको डेडिकेशन और डिसिप्लिन रहना है, बाकी कहीं भी आप रह के पढ़ सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ जो छात्र जुड़े हैं उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की? तो देखिए, आपको ऑनेस्ट हाथ रखना है और जो हार्ड वर्किंग माइंड रखनी है, और बाकी वही PYQ देखिए, सिलेबस देखिए और न्यूज़पेपर, ये 3 आपका बेस्ट फ्रेंड है। इससे ज़्यादा आपको कोई साथ नहीं देगा, ना हमारी ये बातें, ना कोई टॉपर के नोट्स, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपको सक्सेस करना है तो आपको PYQ देखिए, सिलेबस देखिए और न्यूज़पेपर करते रहिए। लास्ट में हम ये चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कई बार होता है हम एग्जाम्स देते हैं तो कई सारे स्टेज होते हैं एग्जाम के, कहीं पहले स्टेज पे बाहर हो जा रहे हैं या फिर कई बार दूसरे स्टेज पे, या फिर कई बार इंटरव्यू देने के बाद भी चीज़ें नहीं हो पाती, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे मतलब करें कि नहीं अभी और आगे जाना है? देखिए, जैसे हम सब लोग को पता कि सक्सेस रेट इस एग्ज़ाम में काफ़ी कम है। अच्छा, बच्चों लाखों में आते हैं, सिलेक्शन हम 400 300, और UPSC में भी मैक्सिमम 1000 बच्चों का ही होता है। तो हम लोग को वेल प्रिपेयर रहना है कि जैसे कि इसमें सक्सेस रेट बहुत ही कम है, तो हमारी प्रिपरेशन उसी तरह से रखनी होगी, और एक अच्छी वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हमको कौन सा स्ट्रेटजी बनाया जिससे हम ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और डीमोटिवेट किसी भी फेज पे नहीं होना है। बच्चे हम प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पा रहे थे, ना UPSC ना BPSC का प्रीलिम्स पास कर पा रहे थे, तो हमारे घर वाले बहुत सपोर्ट किए कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो ही जाएगा, एग्ज़ाम है तो थोड़ा लगेगा टाइम। कई बच्चे होते हैं जो मेंस के बाद नहीं हो पाते, हमारे भी कितने फ्रेंड हैं जिनका नहीं हो पाया। तो डीमोटिवेट होने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को एकदम कीप काम एंड कंपोज रखिए, आराम से, ये आप लगे रहिएगा तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय अपना हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।